नमस्कार। महात्मा गांधी ने एक आजाद और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था और यह सपना केवल किसी सैद्धांतिक या दार्शनिक बुनियाद पर नहीं खड़ा किया गया था। यह एक व्यवहारिक और परियोजना जैसी थी। भारत का मतलब था भारत के लोग, सभी धर्म, पंथों, क्षेत्रों, भाषाओं और जातिवादियों, समानता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा की भावनाओं से ओतप्रोत पुरुष, महिला और बच्चों तक को इस राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करनी थी। इससे एक सेकुलर भारत को बनाना था, दुनिया के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बनना था। लेकिन भारत इन मोर्चों पर आज कहां खड़ा है? आज अगर गांधी प्रकट होकर भी भारत की परीक्षा लेते तो उसे कितने अंक हासिल होते और भारत खुद अपनी नजर में स्वयं को कितना अंक दे रहा होता? ये सब कुछ प्रश्न है। समस्या तो पूरी दुनिया के सामने मुंह खड़ी है, लेकिन उन व्यापक समस्याओं से एकजुट होकर लड़ने की बजाय भारतीय समाज के कुछ तत्व आज खुद भारत के लिए समस्याएं खड़ी करने में लगे हैं। भले ही ऊपर ऊपर से ये समस्याएं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रकार की दिखती हों, लेकिन ये वास्तव में एक वैचारिक और अस्तित्ववादी संकटों का रूप लेते जा रही हैं। कश्मीर में सब कुछ शांत है। भारत का समाज अब जबरिया खामोशी की शांति को समझने में लगा है। पहले यहाँ के पत्रकारों के लिए यहाँ एक वाक्य का तकिया कलाम जैसा था, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। अब राज्य व्यवस्था ने सोचा कि तनावपूर्ण कहते रहने से ब्रांडिंग ठीक से नहीं होती, तो कहा कि इसे हटाओ और अब सीधे सीधे बस इतना कहो कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कश्मीर के लोग बल प्रयोग के जरिए फौरी तौर पर नियंत्रण में है और शेष भारत की जनता प्रसार के माध्यम से नियंत्रण में है। ऐसे में गांधी होते तो क्या करते नहीं मालूम, लेकिन वो नाजुक दौर कश्मीर की गले लगाने गए थे। तब लोगों को लगता था कि ये कश्मीर ऐसा नहीं है। राज्य व्यवस्था ऐसे ही सोचने की आदी होती है। ये एक दूरगामी गलती साबित हो सकती थी, जिसे गांधी तभी समझ गए थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि कश्मीर का मतलब केवल वहां का भूभाग या वहां का राजा नहीं है, बल्कि कश्मीर का मतलब वहां की आवाम है। जिस गांधी ने देश की आवाम को साथ लेकर शक्तिशाली अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, उन्हें आवाम की भावना का ख्याल रखना और उनका दिल जीतना सर्वोपरि लगा। अपनी ऐतिहासिक कश्मीर यात्रा से 2 दिन पहले 29 जुलाई 1947 को अपने प्रार्थना प्रवचन में गांधी जी ने कहा था, कश्मीर में राजा भी है और रैयत भी है। मैं राजा को कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूं कि वो पाकिस्तान में न सम्मिलित हो और भारतीय संघ में सम्मिलित हो। मैं इस काम के लिए वहां नहीं जाऊंगा। वहां राजा तो है, लेकिन सच्चा राजा तो प्रजा है। कि लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तान के संघ में जाना चाहते हैं या भारतीय संघ में। वे जैसा चाहे करें, राजा तो कुछ है ही नहीं, प्रजा सब कुछ है। राजा तो दिन बाद मर जाएगा, लेकिन प्रजा तो रहेगी। मैं कहूंगा इस तरह तो मैं व्यवहार के जरिए ही अखाली का काम कर सकता हूं। जब पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर छद्म हमले की घटनाएं प्रकाश में आई तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान और भारत दोनों को स्पष्ट तौर पर चिताते हुए कहा था कि रियासत की असली राजा तो प्रजा है। अगर कश्मीर की प्रजा ये कहे कि पाकिस्तान में जाना चाहती है तो कोई ताकत दुनिया में उसको पाकिस्तान जाने से नहीं रोक सकती है। लेकिन उससे पूरी आज़ादी और आराम के साथ पूछा जाए, उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसके देहातों को जलाकर उसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर वहां की प्रजा ये कहे, भले वहां मुसलमानों की आबादी अधिक हो, उसको तो हिंदुस्तान की यूनियन में रहना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर पाकिस्तान के लोग उसे मजबूर करने के लिए वहां जाते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को उन्हें रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रुकते हैं तो सारा का सारा इल्जाम उसके ऊपर उड़ना होगा। अगर यूनियन के लोग उसे मजबूर करने जाते हैं तो उनको रोकना है और उनको रुक जाना चाहिए। इससे मुझे कोई संदेह नहीं है। गांधी खुद को सनातनी हिंदू कहते थे। वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसकी आध्यात्मिक परंपरा की दृष्टि से भी गाय का महत्व समझते थे, लेकिन जानते थे कि भारत जैसे विविधपूर्ण समाज और निर्माणाधीन राष्ट्र में गाय की रक्षा जोर जबरदस्ती और भीड़ हत्या के जरिए नहीं की जा सकती। गांधी गौ पूजकों के सांप्रदायिक पाखंड को समझ चुके थे, तभी उन्होंने इतना तक कह दिया था कि खुद को गौरक्षक कहने वाले ही असल में गौभक्षक है। उन्होंने गौरक्षा शब्द का प्रयोग तक करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जरूरत गौरक्षा की नहीं बल्कि गौ सेवा की है। 6 अक्टूबर 1921 को यंग इंडिया में हिंदू धर्म और गौरक्षा के संबंधों पर महात्मा गांधी ने लिखा था, हिंदू धर्म के नाम पर ऐसे बहुत से काम किए जाते हैं जो मुझे मंजूर नहीं। अगर मैं सचमुच वैसा नहीं हूं तो मुझे सनातनी हिंदू अथवा किसी ढंग का हिंदू कहलाने की
कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं गौरक्षा में उसके लोक प्रचलित रूप से कहीं अधिक व्यापक रूप में विश्वास करता हूँ और गौरक्षा का तरीका है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। गाय की रक्षा के लिए मनुष्य की हत्या करना हिंदू धर्म में अहिंसा धर्म से विमुख होना है। हिंदुओं के लिए तपस्या द्वारा आत्मशुद्धि और आत्मभूति द्वारा गौरक्षा का विधान है। लेकिन आजकल की गौरक्षा का स्वरूप बिगड़ गया है। उसके नाम पर हम बराबर मुसलमानों से झगड़ा फसाद करते हैं। जिस धर्म ने गाय की पूजा का परिवर्तन किया वो मनुष्य के निर्दयी और अमानवीय बहिष्कार का समर्थन कैसे कर सकता है, उसका औचित्य कैसे ठहर सकता है। 26 जनवरी 1921 को गांधी लिखते हैं, मुसलमानों के विरुद्ध ये कहा जाता है कि गौवध करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बांद्रा की कत्लगाह में 5 वर्ष के अंदर जितनी गायें काटी जाती हैं उतनी 7 करोड़ों मुसलमान 25 वर्ष में भी नहीं मार सकते। आप गायों की पूजा करते हैं लेकिन बैलों को मारते हैं। गायें दूध देती हैं, भैंसें भी दूध देती हैं, ये इतनी अधिक दुही जाती हैं कि उनके थनों से खून झरने लगता है। इस तरह 19 जुलाई 1947 के प्रार्थना प्रवचन में उन्होंने कहा, आजकल मेरे पास तार पर तार आ रहे हैं कि मैं गौवध बंद कराऊं, मगर हकीकत तो ये है कि जो अपने को गौरक्षक कहते हैं वही गौवक्षक हैं। ये वो समझकर मुझे तार देते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू या सरदार से ऐसा कानून बनाने को कहूं, लेकिन मैं उनसे नहीं कहूंगा। मैं तो इन गौरक्षकों से यही कहूंगा कि व्यर्थ का जो पैसा आप मुझे टेलीग्राम भेजने में खर्च करते हैं वो पैसे गायों पर क्यों नहीं खर्च करते। मैं तो ये कहूंगा कि गाय की पूजा करने वाले भी हम हैं और उसका वध करने वाले भी हम हैं। भारत का समाज आज भी अंग्रेज बहू या अंग्रेज दामाद लाने पर संभवतः इतराता ही है, लेकिन वही भारतीय समाज अंतर जाति और अंतर धार्मिक विवाह करने वालों को सरेआम पेड़ से लटका कर फांसी दे देता है। अपने ही बच्चों पर, नागरिकों पर ऐसे जंगली क्रूरता और बर्बरता का स्रोत क्या है? दरअसल जाति और संप्रदायों के अलग अलग बाड़े में बंद होकर जीने वाला समान मानवता के एक होने का आदर्श और निश्चल प्रेम को भी एक संकीर्ण सांप्रदायिक और जातिवादी नजरिए से देखने का अभ्यस्त हो चुका है। जाति और संप्रदाय की ये मनोग्रंथियां भारत के एकजुट और सभ्य होने में सबसे अधिक बाधक है। गांधी इस बात को समझ चुके थे। अपने शुरुआती दिनों में अंतरजातीय विवाह का विरोध करने वाले गांधी ने बाद में इतना तक प्रण कर लिया कि वो ऐसी किसी शादी में शरीक नहीं होंगे जिनमें लड़का या लड़की में कोई एक दलित ना हो। वो ऐसी शादियों का आयोजन अपने आश्रम तक में करवाते थे। 7 जुलाई 1946 के हरिजन में वो लिखते हैं, यदि मेरा बस चले तो मैं अपने प्रभाव में आने वाली सभी सवर्ण लड़कियों को चरित्रमान हरिजन युवकों के पति के रूप में चुनने की सलाह दूं। पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम है राज्य व्यवस्था द्वारा की जा रही गलतियों को निर्भीकतापूर्ण जनता के बीच में ले जाना, ताकि उस पर एक लोकतांत्रिक अंकुश बना रहे। आजादी के संघर्ष से लेकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की परिपक्व करने में भारत के निर्भीक और जनपक्ष पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है? सत्ता के खिलाफ खबर छापने पर पत्रकारों के साथ सरेआम मारपीट की जाती है। झूठे मुकदमे दायर कर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। मीडिया संस्थानों के मालिक संपादकों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साम दाम दंड भेद के जरिए उन पर दबाव बनाया जाता है। बिरले ही जो इन दबावों को झेल कर भी अपने कलम की धार बरकरार रख पा रहे हैं। निर्भीक पत्रकार की बर्खास्तगी अब आम हो गई है। मीडिया की आजादी के मामले में दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है। लोकतंत्र के हित में पत्रकारों को सुरक्षा देने के बजाय जब शासन तंत्र खुद ही उसके खिलाफ हो जाए तो ये भावी समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नवाकाल नाम के मराठी अखबार के संपादक प्रश्नजी प्रभाकर खाड़ेलकर पर जब मुकदमा चलाकर तब की सरकार उन्हें परेशान कर रही थी, महात्मा गांधी ने 4 अप्रैल 1929 को उनके मामले पर लिखा था, नवाकाल वाले खाड़ेलकर के विरुद्ध जो मामला चलाया गया है वस्तुतः वो मुकदमा नहीं, उत्पीड़न है। लेकिन जो सरकार जनता के विरोध के बावजूद चलाई जा रही है और विशेष रूप पर उस हालत में जब जैसा कि हमारे मामले हैं इन जन विरोध के दमन किया जा रहा है, उस सरकार के राज्य में स्पष्ट वक्ता संपादकों का उत्पीड़न एक निश्चित बात है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि एक पत्रकार की हैसियत से उन्हें समय समय पर जोखिम भरे कार्यों के लिए जो जुर्माना देना पड़ा था उसे उन्होंने अक्सर नाटक लिख कर चुकाया था। तत्कालीन न्याय व्यवस्था पर एक कठोर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने आगे लिखा था, इस देश में अन्य सरकारी संस्थाओं की तरह कानूनी अदालतें भी जरूरत के मौके पर सरकार की रक्षा के लिए कायम की गई हैं। इस तरह के अनुभव हमें बार बार हो चुके हैं। अदालतें बुनियादी तौर पर ऐसी ही हैं। बात इतनी ही है कि जब जनता की स्वतंत्रता और सरकार का हित एक ही बात में होता हो तब हमें इसका पता नहीं चलता, जब सरकार के विरोध में रहते हुए भी जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होती है।
तब अदालत उनकी रक्षा में असमर्थता जाहिर करती है। उनसे हमारा जितना कम संबंध है उतना अच्छा है। राज्य सत्ता द्वारा पुलिस के दुरुपयोग पर 26 जनवरी 1922 को यंग इंडिया में गांधी जी के ने लिखा था, इसमें संदेह नहीं कि भारत में पुलिस बदनाम है। दमन की आजकल की क्रूर कार्रवाइयों से ये बदनाम शायद और बढ़ी है बदनामी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस सरकार के हाथ का महज एक हथियार है। भारत की आजादी से लगभग 2 महीने पहले 5 जून 1947 के कॉलेज के विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, अगर मेरा वश चलता तो मैं सेना और पुलिस में बुनियादी सुधार से शुरुआत करता। इंग्लैंड में पुलिस को लोग अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र, सहायक और कर्तव्य भावना मूर्त रूप समझते हैं, मगर भारत में पुलिस को आम आदमी खौफनाक और अत्याचारी समझता है। सत्या का अहंकार और सत्ता कायम रखने का लोभ न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को चौपट करके रख देती है, बल्कि वो समाज में भी द्वेष, आक्रोश, अशांति, मूढ़ता, गुलामी और भय को जन्म देती है। गांधी ये सब अपने लंबे व्यवहारिक अनुभवों से जानते थे। उन्होंने जीवन भर इन्हीं सबके खिलाफ तो संघर्ष किया था। गांधी जी को याद करने का मतलब है उनके विचारों की रोशनी समाज और राजनीति को देखना और बदलना है। हाल ही में किसी ने बहुत अच्छा कहा कि गांधी को समझना और अपनाना जिन लोगों को मुश्किल लगा, उनके लिए सबसे आसान था उनकी हत्या कर देना। लेकिन किसी भी अन्याय, दमन, शोषण, पृथ्वी को निगलने वाले लोभ, अलोकतांत्रिक दुष्प्रयाओं और विनाशकारी युद्धों के खिलाफ गांधी विचार ज्यों का त्यों खड़ा है। वो भी अहिंसा, संयम, दया, करुणा, सत्य और प्रेम की आत्मविश्वास से भरकर खड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।